प्यारे बच्चों नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसीलिए मैंने विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा संशोधित नवीन पाठ्यक्रम 70% पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु और प्रकरण आपके लिए छांटे हैं, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई कर पाएँ, अध्ययन कर पाएँ। मैंने पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों और अपने अनुभव के आधार पर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांटा है और मेरा अनुमान है कि यदि आप इन प्रकरणों को अच्छी तरह कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके 80% से 90% के बीच अंक अवश्य आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय एक है वो उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए बच्चों जी, पहला इसमें पॉइंट मैंने छांटा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ज़रूर आता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो संतुलित करना आपको आना चाहिए, जैसा कि बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, बॉक्स बनाकर संतुलित करना। मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका वही है, आपको उसी को अप्लाई करना चाहिए। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रश्न जो है ये बहुत आते हैं, इस बार भी अवश्य आएगा। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उनमें उन प्रकारों में 4 प्रकार दिए गए हैं बुक में। इनमें से भी संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएँ और विस्थापन अभिक्रियाएँ मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं। इनके जो है उदाहरण पूछे जा सकते हैं या फिर ये अभिक्रियाएँ दी जा सकती हैं और छांटने को कहा जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और जो इसमें तीसरा टर्म जो है इम्पॉर्टेंट, वो है उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अपचयित पदार्थ किनको कहते हैं, या अभिक्रिया दी जा सकती है, कह सकते हैं कि इसमें से अपचयित पदार्थ या उपचयित पदार्थ छांटिए। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके। इसके बाद देखते हैं अध्याय 2। इस अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है पीएच का मान। ये सवाल तो आएगा ही आएगा, पीएच का मान पूछा जाएगा। ये हो सकता है कि पीएच ये पूछा जाए कि किसी अम्ल का नाम दिया जाए और उसका पीएच पूछ लिया जाए, या फिर ये कोई यौगिक दे दिया जाए और उसका पीएच मान पूछा जाए। पीएच का मान आपको पता होगा कि 1 से लेकर 14 तक के स्केल में मापा जाता है। 1 से लेकर 6 तक अम्ल होते हैं, 7 उदासीन और 8 से लेकर 14 तक क्षारक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है चूना, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा और विरंजक, चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र, उपयोग तथा इनसे जुड़ी अभिक्रियाएं। प्रश्न जो जरूर आता है बोर्ड परीक्षाओं में वो होता है कि क्या होता है जब। तो ये जो क्या होता है जब प्रश्न आता है, ये अध्याय 2 और 3 में से ही आएगा। अध्याय 2 और 3 में से ही आपको अभिक्रियाएं याद करनी है, जिनमें से कि क्या होता है जब के प्रश्न बनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब हम बात करते हैं अध्याय 3 की। 3 में आपने जो पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट है धातु और अधातुओं के अपवाद। अध्याय 3 का नाम है धातु और अधातु, और इसके अपवाद का मतलब ये है कि ऐसे कुछ धातु होते हैं जो कि बाकी धातुओं से अलग उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सभी धातु जो है कठोर होते हैं, परंतु मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर, और इसी प्रकार से सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये अपवाद होते हैं, इनको आपको पढ़ना है। धातु और अधातुओं के आप जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कौन से यौगिक बनते हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। आयनिक यौगिक जैसे NaCl वगैरह, और इनमें इनके क्या गुणधर्म होते हैं ये आपने समझने हैं। उसके बाद आया सक्रियता श्रेणी से संबंधित प्रश्न। फिर इसी लेसन में से अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें कि क्या होता है जब से जुड़ी हुई प्रश्न होते हैं वो, ये मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगता है। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 जो है उसमें 2 ही इम्पोर्टेंट टर्म्स मुझे लगते हैं। अध्याय 4 में जो सर्वतोमुखी प्रकृति है कार्बन की, उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक जल्दी यौगिक बनाता है, कई सारे यौगिकों को बनाता है, तो उसका क्या कारण है। और दूसरा, कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन प्रकृति में अलग अलग अपर रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और बैकमिंस्टर पुलिन, इस रूपों में पाया जाता है। तो ये कार्बन के अपर रूप हैं, इनके नाम पूछ सकते हैं, उदाहरण पूछ सकते हैं, तो ये आपने पढ़ने हैं। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 5। बच्चों, अध्याय 5 जो है उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, असल में ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, यानी लेसन 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो लेसन नंबर 5 है। और उसमें जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, यानी मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई वो किस आधार पर बनाई, परमाणु संख्या थी कि परमाणु द्रव्यमान था, और उसकी सीमा, यानी उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार और उसमें तत्वों की स्थिति, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं उसका क्या आधार है,
और उसमें तत्वों की स्थिति क्या है, यानी कि आवर्त और समूह हैं, उसको समूह और आवर्त में बांटा गया है। तो किस समूह में कौन सा तत्व रखा जाता है, किस आवर्त में कौन सा तत्व है, ये हमको पढ़ना है, समझना है। मेरे ख्याल से आप अगर परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों की स्थिति याद कर लेते हैं तो आपको जो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना, यानी हमें दोनों आवर्त सारणी पढ़नी है और उसके बाद दोनों की तुलना भी आनी चाहिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या चीज़ अलग थी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं थी, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है वो भी मेरे को लगता है कि आना ही आना है, वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्न। जब आप आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके जो तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ में आ जाएंगे। और ये भी प्रश्न आता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि ये तत्व कौन सा है, ये किस समूह में है या किस आवर्त में है, ये भी पूछा जाता है। या फिर तत्व का नाम दे देते हैं और उसको पूछा जाता है कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और ये किस समूह और किस आवर्त में है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो अध्याय 5 है ये केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, यानी अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मुझे लगता है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 की। अध्याय 6 भी अध्याय 5 की तरह ही इम्पोर्टेंट है और ये बायोलॉजी का, यानी जो 6, 7, 8, 9 तक के लेसन हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ये अध्याय 6। अध्याय 6 में से जो है वो चित्र पूछे जाएंगे। अध्याय 6 जो कि जैव प्रक्रम नाम से है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म मुझे लगता है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का चित्र भी और पाचन तंत्र की कार्यविधि, यानी पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है, और उसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें से सबसे पहले तो पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको याद होना चाहिए। उसमें मुखगुहा, ग्रसिका, यकृत, पित्तनली, पित्ताशय, आमाशय, ये अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, ये सब आपको बनाना आना चाहिए और इनका कार्य भी पता होना चाहिए। और दूसरा, छोटी आंत को यानी क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है, वसा का पाचन पूर्ण रूप कहाँ होता है, या भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, ये इस तरह के प्रश्न इसमें अवश्य आएंगे। तो आपको पाचन तंत्र को अच्छे से समझना है और उसके चित्र बना लेना है। दूसरा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो है उसमें से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो कूपिकाएँ हैं उनका क्या काम है, और ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस प्रकार होता है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद है वहन तंत्र। वहन तंत्र में हमारा आता है हृदय और रुधिर। तो हृदय का कार्य और दोहरा परिसंचरण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोहरा परिसंचरण आपको पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा रुधिर के घटक जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबी, लसिका भी पढ़ना है आपको। ये सब आपको वहन तंत्र में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो मैंने कहा पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से उत्सर्जन तंत्र मुझे लगता है कि इस बार आना चाहिए। तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र और नामांकित चित्र और उसकी क्रियाविधि, और उसमें भी वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का चित्र और वृक्काणु की क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, मगर इसमें से पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे, इनके चित्र याद कर लेंगे। उसके बाद जो 2 पॉइंट में और दिए हैं कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य। तो जाइलम और फ्लोएम के कार्य भी पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि भोजन का स्थानांतरण किया जाता है और जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किन वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो अध्याय 5 और अध्याय 6 अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हैं। अब हम बात करते हैं लेसन 7 की। तो लेसन नंबर 7 जो है वो लेसन नंबर 7 है वो आपके कोर्स में इस बार नहीं है, इस बार पाठ्यक्रम में आपके नहीं है। आपको लेसन नंबर 7 नहीं पढ़ना है। मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपना जो अध्ययन करें, आपने जो पढ़ाई करें वो एनसीईआरटी की किताब से ही करें। कोई भी क्वेश्चन बैंक जो होते हैं उनमें पूरी तरह से हर बात नहीं बताई जाती है। अगर आप कुछ उसके जो प्रकरण को पूरी तरह पढ़ते हैं तो आप उसमें से कितने भी प्रश्न पूछ लिए जाएँ पेपर में, आप उनका जवाब दे सकते हैं।
मगर अगर आप प्रश्नों के उत्तरों के हिसाब से पढ़ते हैं तो आप अगर प्रश्न थोड़ा सा बदल के आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी या आपसे विनती रहेगी कि आप एनसीईआरटी की पुस्तक से ही अपनी तैयारी करें। अब हम अध्याय 8 के पॉइंट्स में पढ़ते हैं कि जो इसमें है एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण। तो आपको ये उदाहरण याद करने हैं। और दूसरा, उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। ये भी लगभग आया हुआ प्रश्न समझिए इस बार, क्योंकि ये उभयलिंगी पुष्प यानी जैसे कि सरसों या गुड़हल, आपकी पुस्तक में गुड़हल है तो गुड़हल का एक चित्र बहुत अच्छे से याद कर लें और उसके जो अंग हैं उसमें जो पुंकेसर है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्त्री के सर, ये सब याद कर लें और अच्छे से चित्र बनाएं। ये अवश्य आएगा, ये उभयलिंगी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का अनामांकित चित्र। उसके बाद अगला है अलैंगिक जनन विधियाँ। ये जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए कि इसमें 6 विधियाँ आपकी पुस्तक में दी गई हैं। उनमें से कुछ विधियाँ तो कम आती हैं मगर कुछ विधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन और मुकुलन, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं इनमें से। तो ये अलैंगिक जनन विधियाँ आप पढ़ लेंगे और उनके चित्र भी याद करेंगे। उसके बाद है नर व मादा जनन तंत्र। और नर व मादा जनन तंत्र में भी जो मादा जनन तंत्र है, ये मादा जनन तंत्र ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसका चित्र याद करेंगे और इसके साथ साथ आप क्या काम करेंगे कि जो इनके नर हार्मोन हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, उसके एक तो नर हार्मोन और एक मादा हार्मोन भी आप याद कर लेंगे। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। अब हम बात करते हैं अध्याय 9 की। तो अध्याय 9 जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसमें से 2 ही इम्पोर्टेंट टर्म्स मुझे लगे हैं और उनमें भी जो लिंग निर्धारण है, यानी कि ये वाला जिसमें कि बताना पड़ता है कि लड़का होने का कितना चांस है और लड़की होने का कितना चांस है, वो लिंग निर्धारण वाला प्रश्न वो आपको समझना है। वो आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में। और दूसरा जो मेंडल के नियमों के आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों वाला एक प्रश्न बनता है, वो भी कई बार आ जाता है। तो इस लेसन में से यही 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स मुझे लगे। अब हम बात करेंगे अध्याय 10 की। अध्याय 10 जो है वो, जैसे मैंने कहा कि लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है अभी तक का, तो वैसे ही लेसन नंबर 10 यानी 3 लेसन हमारे अभी इंपॉर्टेंट हो गए। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 10 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं इन लेसन्स में से आते हैं। तो आपको लेसन नंबर 10 को भी बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है और देखते हैं इसमें से क्या क्या आ सकता है। इनमें मैंने लिखा है कि गोली दर्पणों तथा लेंसों के सूत्रों से संबंधित आंकिक प्रश्न। ये तो समझ लीजिए कि आंकिक प्रश्न आना ही आना है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, या फिर अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, या फिर लेंस की बात कर सकते हैं। तो ये सवाल एक आना ही आना है। आपको इसकी भी एक तैयारी कर लेनी चाहिए। जो एक हमारे दर्पण सूत्र हैं या लेंस सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए और उनसे संबंधित एक आंकिक प्रश्न इसमें आना ही आना है। और दूसरे जो छोटा प्रश्न एक आता है 1 नंबर का, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में संबंध के जो प्रश्न होते हैं, यानी एक सूत्र है P = 1/f, ये वाला जो सूत्र है इससे संबंधित प्रश्न इसमें आ सकता है। मगर जो ये पहला वाला जो मैंने कहा कि गोली दर्पण और लेंसों के सूत्रों से संबंधित आंकिक प्रश्न, ये तो आना ही आना है। तो इसकी आप तैयारी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 10 का जो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अपवर्तनांक से संबंधित आंकिक प्रश्न और स्नेल का नियम। अपवर्तनांक जो है उससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है और आंकिक प्रश्न आ जाता है। और स्नेल का जो नियम है, स्नेल का नियम भी आ जाता है, कई बार पूछा जाता है स्नेल का नियम बताएं, बस इतना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि वो है गोली दर्पण और लेंसों से संबंधित आंकिक प्रश्न, ये इस लेसन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 11 की तरफ। अध्याय जो 11 है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार।
ये देखिए असल में ये जो प्रश्न है, ये जो अध्याय है, ये बड़ा आसान अध्याय है। आसान इस मामले में है कि जिनको अध्याय 10 में आंकिक प्रश्न करने में समस्या आती है, तो अथवा में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो अध्याय 11 है वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अध्याय 10 के प्रश्न, आंकिक प्रश्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्रश्न आता है तो उसमें अध्याय 10 का जब प्रश्न आता है आंकिक प्रश्न, तो उसके अथवा में अध्याय 11 के प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर आप अध्याय 10 के प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो आप अध्याय 11 को अवश्य करें। ये बहुत कठिन नहीं है और समझने में आसान है, लिखने में भी आसान है, बस आपको टू द पॉइंट लिखना होगा। तो ये इसमें प्रकाश के विक्षेपण और अपवर्तन तथा प्रकीर्णन से संबंधित घटनाओं के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है इसको देखते हैं। इसमें प्रकाश का विक्षेपण, इससे संबंधित प्रश्न में आएगा आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा रंग ज़्यादा दिखता है दूर तक और कौन सा नहीं दिखता है, या इंद्रधनुष का बनना, ये विक्षेपण के अंतर्गत आएगा। फिर है अपवर्तन, जो कि प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन होता है, तो इसके अंतर्गत तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, इससे जुड़े हुए प्रश्न, या ये बिल्कुल ठीक यही प्रश्न आ सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण बताएं। और इसके बाद प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग होने का कारण बताएं। ये जो प्रश्न है इससे संबंधित हैं प्रकीर्णन से, तो ये आप अवश्य बना लें, इसको पूरी तरह समझ लें, उनके अध्ययन कर लें, ये प्रश्न भी आते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं अध्याय 12 की। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक का जो हम बात कर चुके हैं कि जो शुरुआत से अगर हम बात करें तो अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 6 और अध्याय नंबर 10 अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं। और उसके बाद जो लेसन नंबर 12 आ रहा है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं लेसन्स में से पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं लेसन से 5, 6, 10 और 12, तो इसको आप ध्यान देंगे। अभी देखिए ये जो लेसन नंबर 12 आया है विद्युत, और विद्युत का एक प्रश्न अवश्य आना है जो कि बिल्कुल बिल्कुल खुला है पेपर, कि इसमें से जो प्रश्न आएगा ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों से संबंधित आंकिक प्रश्न, ये प्रश्न तो आना ही आना है। तो इसको आप, ये बहुत कठिन नहीं है, ये प्रश्नों का अभ्यास कर किया जाता है और इससे ये संबंधित प्रश्न आएगा। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है इसी प्रश्नों में कि ये जो प्रश्न होते हैं इनमें कुल प्रतिरोध तथा विद्युत धारा पूछी जाती है। बस आपको ये आंकिक प्रश्न में ध्यान रखना है कि कुल प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त करते हैं, अगर श्रेणी क्रम है तो वैसे कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, वो सरल बीजगणितीय योग होता है, और समांतर क्रम है तो कैसे जोड़ा जाता है, और अगर दोनों का संयोजन है, दोनों एक ही निकाय में दोनों जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों हैं, तो उसका कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, और कुल प्रतिरोध निकालने के बाद विद्युत धारा का जो मान है वो कैसे निकाला जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अवश्य ही आना है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। अब अगला जो है हमारा वो है ओम का नियम। ये ओम का नियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ओम का नियम है वो बार बार पूछा जाता है, आपको केवल ओम का नियम याद करना है और इससे संबंधित सूत्र लिखना है। तो इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट हमारा टर्म है वो है वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये 3 कारक हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि 3 कारक कौन से हैं। कारक पहला है कि चालक की लंबाई, चालक मतलब कोई तार मान सकते हैं, तो चालक की लंबाई, और दूसरा है कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा है चालक किस वस्तु का बना है, किस तत्व का बना है, चालक की प्रकृति।
तो वो जो है ये प्रश्न जो वे चालक के किन कारक वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध कर निर्भर करता है कौन से हैं, इनकी इसका एक प्रश्न आ जाता है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी लेसन में से जो मैंने कुछ सूत्र छांटे हैं आपके आसानी के लिए, उन सूत्रों से संबंधित प्रश्न आपको बार बार करने हैं। तो पहला सूत्र है Q इक्वल्स टू आई टी, यानी कि इसमें आप जो हम निकालते हैं आवेश और विद्युत धारा और समय का जो संबंध है उससे संबंधित प्रश्न। फिर है अगला P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई यानी पावर, शक्ति वाला सूत्र जो है, तो शक्ति पूछी जाती है। और फिर अगला है ऊष्मा से संबंधित जो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाला जो सूत्र है वो, यानी कि ये वाला सूत्र, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, बहुत आसान है। इसमें आपने पढ़ना है कि विद्युत धारा से कौन कौन सी जो उपकरण है वो गर्म हो जाते हैं, जैसे कि पानी गर्म करने की रॉड है, और हमारा हीटर है, और हमारी जो आयरन होती है, यानी कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्रेस बोलते हैं, आयरन जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों में, वो इस्त्री बोलते हैं हिंदी में। तो इस्त्री जो है वो भी तापीय प्रभाव प्रदर्शित करती है विद्युत धारा का। तो इस तरह के प्रश्न आपने पढ़ने हैं। तो मैंने अध्याय 12 आपको बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, और उसमें से भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों से संबंधित आंकिक प्रश्न आपको करने हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका हल आपको बताने का प्रयास करूंगा या उनको समझाने का प्रयास करूंगा। उसके आगे देखते हैं बच्चों, अब अध्याय 13 देखते हैं। अध्याय 13 जो है वो काफ़ी कम है उसमें पॉइंट्स। तो अध्याय 13 में सबसे हम पहले बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं आपको पढ़ लेनी है कि उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, यानी काटती क्यों नहीं है, एक ऐसा सवाल आता है। और दूसरा सिंपल सा सवाल आ सकते हैं इसमें से, जो कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है या फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, और विद्युत धारावाही परिनालिका किसे कहते हैं, ये प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। मगर इनमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। तो ये हमारा प्रश्न अध्याय 13 हो गया, इसका नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अध्याय 14 आपके जो इस बार का 2020-21 का जो सत्र है उसमें जो पाठ्यक्रम हटाया गया उसमें से अध्याय 14 को हटा दिया गया है, यानी ऊर्जा के स्रोत आप नहीं पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अध्याय 15 की, यानी कि इसका नाम है हमारा पर्यावरण। बहुत ही आसान लेसन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार, इसलिए क्योंकि जो अध्याय 14, 15, 16 हमारे थे उनमें से अलग से प्रश्न बन के आते थे, और उनमें से भी 14 जो लेसन है हमारा हमें पढ़ना नहीं है, तो 15 और 16 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और आसान भी हैं, तो आपको इनको समझना है, इनको पढ़ना है। अध्याय 15 पढ़ते हैं पहले, हमारा पर्यावरण। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म मुझे लगता है वो है पारितंत्र व इसके घटक, ये वाला। इसमें जो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उसको भी आप पढ़ेंगे, यानी कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रकृति में अपने आप घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रकृति में अपने आप उनका नाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक वगैरह, उसके बारे में आपने पढ़ना है। फिर उसके साथ साथ कचरा प्रबंधन की, कचरे को कैसे प्रबंध करेंगे आप, गीला कचरा, सूखा कचरा, या फिर अजैव कचरा, या फिर जैव कचरा, इनको आप कैसे प्रबंध करेंगे। उसके बाद पारितंत्र व इसके घटक के बारे में आपने समझना है। ये पारितंत्र और इसके घटक जैसे कि जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक यानी जो जीव हैं आमतौर पर वो, और अजैव घटक जैसे हवा, पानी, ये सब अजैव घटक हैं। उसके अलावा आपने पढ़े होंगे उत्पादक किन्हें कहते हैं, उत्पादक, और फिर उपभोक्ता। और उपभोक्ता भी 3 तरीके के हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। फिर अपघटकों का क्या योगदान है, फिर अपमार्जक, यानी जो साफ सफाई के काम करते हैं प्रकृति में, वो अपमार्जक। और पोषी स्तर भी वही है जो एक आपकी पिरामिड टाइप का बना हुआ है आपकी बुक में, उसमें सबसे नीचे बने हुए उत्पादक, फिर लिखा है उसमें प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ये एक चित्र, ये आपको याद करना पड़ेगा कि पोषी स्तर कौन से हैं। 4 पोषी स्तर हैं, सबसे नीचे उत्पादक हैं, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, ये पोषी स्तर आपको पढ़ने हैं। फिर आहार श्रृंखला, ये आपने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा। आहार श्रृंखला कैसे बनती है कि आपने पहले उत्पादक होंगे, उसमें हरे पेड़ पौधे होंगे, उसको मान लीजिए कोई तिलचट्टा या टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को फिर मेढक खाता है, मेढक को सांप खा लेता है, या चील
सांप को खा लेती है। इस तरीके से आहार श्रृंखला एक बन जाती है। या फिर दूसरी आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं कि पौधे हैं, पौधे को हिरन खा रहा है, हिरन को फिर बाघ या शेर खा ले रहा है, ये भी एक आहार श्रृंखला है। तो ये आहार श्रृंखलाएं आपको बनानी आनी चाहिए, इनको समझ में आनी चाहिए, आपको अध्ययन करेंगे उसका। और फिर आहार जाल भी इससे जुड़ा हुआ है। जब 2-3 आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वो एक आहार जाल बना लेती हैं। तो ये भी आपने देखना है इस अध्याय में। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो अध्याय 15 में इस पारितंत्र और इसके घटक इसमें से आ सकता है। और इसमें अध्याय 15 में जो है वो ओजोन परत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार का, कि ओजोन परत कैसे बनती है, इसका समीकरण क्या है, विक्रिया क्या है, और ओजोन परत के क्या फ़ायदे हैं, ये पराबैंगनी किरणों से किस प्रकार बचाती है, या फिर ओजोन परत प्राकृतिक छतरी का काम करती है तो उसको ऐसे क्यों छतरी क्यों कहा जाता है, ओजोन छिद्र कैसे कहते हैं, तो ये भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 16 की। और जो अध्याय 16 है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। यानी आप प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वन है हमारे, और नदियाँ, झीलें, तालाब, ये प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमको दिए हैं और हमें उनका प्रबंधन कैसे करना है इसके बारे में आप पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है कि 5R यानी रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पज़ और रिसाइकल। आमतौर पर ये प्लास्टिक के बारे में बोला जाता है 5R। तो प्लास्टिक को जब हम इस्तेमाल करें तो उसके हमको ये 5R का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा संपोषित प्रबंधन, जिसमें हम चिपको आंदोलन के बारे में भी समझेंगे, जैसे यानी कि गौरा देवी, रैणा देवी की जो रैणी गांव की जो गौरा देवी थी चमोली जिले की, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये भी आपको समझना होगा। वन और इसके दावेदार, यानी वन से जुड़े हुए कौन कौन से सरोकार हैं और इसके दावेदार कौन कौन हैं, कौन कौन इससे प्रभावित होते हैं और वन को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जल प्रबंधन। जल को कैसे प्रबंध किया जाए, उसका कि उसका जो है वेस्टेज कम से कम हो। बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जल संग्रहण और संरक्षण, जल को कैसे बचा के रखा जाए, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। वर्षा जल से जुड़ा हुआ प्रश्न इस बार आ सकता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, कैसे करते हैं, और जल संरक्षण के और कौन कौन से तरीके हैं। तो झील, चेक डैम, गड्ढे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे सही से। थोड़ा बहुत सबको पता होता है, मगर जब आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको लिखने में सहूलियत होती है, टू द पॉइंट लिखा जाता है। दूसरा जो इसमें है वो गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई और इसका क्या महत्व है गंगा सफाई योजना का, ये भी आप पढ़ेंगे। और जो इसमें आखिरी टर्म जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है कोयला पेट्रोलियम। कोयला पेट्रोलियम का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसा क्यों है, और इससे होने वाले प्रदूषण के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी आपको समझना है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 2, 3, 4, 5, 6 16 जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं कि ये इनमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप इनको, मैंने आपको ये जो बिंदु समझाएं इसलिए समझाए हैं क्योंकि आप अगर बिंदु पढ़ लेते हैं, प्रकरण पढ़ लेते हैं, तो इनसे जुड़े हुए किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, चाहे विस्तृत प्रश्न हो, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपको ज़रूर प्रेषित करूँगा और आप उसको भी ज़रूर देखें, उसको हल करने की कोशिश करें दिए हुए समय के अंतर्गत। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं।